प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा ज़ाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे 3 जराइम की कहानियां। लाहौर में घर के मुलाजिम की चोरी और इंतकामी कत्ल की अलमनाक कहानी। पेशावर में एक तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी और उसके पीछे छुपे सवालात। और सरगोधा में अगवा होने वाली 2 तालिबात की बाज़याबी और उनके साथ होने वाली जालिमाना ज़्यादती की कहानी। आइए शुरू करते हैं लाहौर से। लाहौर में घर की मुलाजिम ने चोरी करने के बाद बदला लेने का इरादा किया और 3 साला बच्ची को अगवा कर लिया। बच्ची को कत्ल करके नाले में फेंक दिया गया, लेकिन लाश ताहाल नहीं मिल सकी। नाले में कीमियाई मवाद की मौजूदगी ने लाश को तलाश करना मुश्किल बना दिया है। अहमद फराज इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं और इस नाले के करीब तफ्तीशी अफसर से मज़ीद मालूमात ले रहे हैं। जी अहमद फराज। जी, हम इस वक्त शफीकाबाद में उस गंदे नाले के बाहर मौजूद हैं जहां पर 3 साला बच्ची इफ़रा फातिमा को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इस नाले में फेंक दिया गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो नाला है जहां पर इस बच्ची को कत्ल करने के बाद फेंका गया था और इसी बच्ची की लाश आज तक यहां से नहीं मिल सकी। पुलिस की टीमें जो हैं आज भी कोशिश कर रही हैं किसी तरह इस बच्ची की लाश को सर्च करके बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन फोरेंसिक टीमों का ये कहना है कि बच्ची की लाश मिलना मुश्किल है क्योंकि इस नाले में केमिकल्स और इस किस्म का मवाद मौजूद है जिसकी वजह से उसकी बच्ची की लाश गल सकती है और वो नामुमकिन है कि अब उसकी लाश यहाँ से मिल सके। जबकि ये इस बच्ची को मारने वाला जो मुलजिम था, मुलजिम के साथ भी पुलिस का जो मंडभाई भेर हुई थी, उसके साथियों के साथ जो उसका एक सामना हुआ था वो भी इस नाले के पास ही हुआ था, क्योंकि पुलिस रात को जब उस बच्ची की लाश निकालने के हवाले से इस मुलजिम को यहाँ पे ला रही थी तो उसके साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन मुलजमान की फायरिंग से वो मुलजिम जो था वो भी हलाक हो गया और वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस जो है उसका ये कहना है कि वो आज भी कोशिश कर रही है कि नाले से बच्ची की लाश को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक उसकी लाश नहीं मिल सकी। पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची और उसे कैसे गिरफ्तार किया गया, जाए वकुआ से बता रहे हैं तफ्तीशी अफसर। जी, हम शफीकाबाद में उस गंदे नाले के किनारे पर मौजूद हैं जहां 3 साला बच्ची इफ़रा फातिमा को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इस नाले में फेंक दिया गया था। इंस्पेक्टर इमरान हैं, उनको सबसे पहले इतलात दी गई थी। उन्होंने मौके पर क्या देखा, मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया और क्या वाक़या क्या हुआ था, इमरान साहब उसको कैसे अगवा करके मुलजिम यहाँ पर दिन दिहाड़े के पहुँच भी गया और बच्ची की लाश को भी फेंक दिया उसने। जी, ये असल में इनका अपना मुलाजिम ही था और ये इसका कोई इशू ये था कि कोई चोरी चकारी का जो है ना इसका कोई मामला जो है वो डिस्क्लोज़ हो गया था उनके सामने और इसको ये इस बात का रंज था कि ये मेरे से जो है ना ये मुझे निकाल भी रहे हैं और मेरी जो चोरी का ये मामला था ये भी इनके सामने आ गए। तो इस गुस्से में जो है ना ये बच्ची बेसिकली इनके घर आई हुई थी, इनकी सिस्टर की बेटी थी, ये इफ़रा फातिमा 2.5 से 3 साल इसकी उम्र थी। ये बच्ची भाई दरवाजे के पास ही खेल रही थी, वहाँ से निकलते हुए इसने इसको उठाया क्योंकि इनके घर में बड़ा फैमिलियर था। ये तो किसी ने देखा नहीं इसको मोहल्ले में? ये फैमिलियर था उनके घर में और बच्ची बिल्कुल गेट के पास खेल रही थी बाहर। तो फिर इसने जो है बच्ची को जब उठाया तो रास्ते में इसने कत्ल करने के बाद इसको नाले में फेंक दिया। ये बच्ची को उठा कर जब इस नाले के पास लेकर आया और यहाँ पर उसने, क्योंकि हम मुलजिम को यहीं पर निशानदेही के लिए लेकर आए थे, इसने बताया था कि ये आप देख रहे हैं सुनसान सी जगह, अब ये शाम के टाइम जब यहाँ पर रात होगी फिर बिल्कुल यहाँ पर ये लाइफलेस सी बन जाती है। तो यहाँ इसने आकर जो है ना बच्ची का गला दबाया, उसको मार दिया और फिर उसकी लाश जो है ना उसको गायब करने की नीयत से इसने जो है ना बच्ची को नाले में फेंक दिया है। और इसको बेसिकली सीसीटीवी जो क्लोज सर्किट कैमराज़ हैं उनकी मदद से इसकी शनाख्त की गई है और मुद्दई पार्टी ने भी इसको शनाख्त किया है। पहले तो शुरू में ये उनके साथ ही बच्ची को ढूंढता रहा है, बट क्लोज सर्किट कैमराज़ की मदद से जब पता चला कि बच्ची को ये लेकर जा रहा है तो मुद्दइयों ने भी बता दिया कि ये तो हमारा मुलाजिम ही है। और यहाँ पर ये क्योंकि हमारे पास फ़िज़िकल रिमांड पे था, पुलिस कस्टडी में था और निशानदेही के लिए और बच्ची की लाश ढूंढने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया और इसने निशानदेही की है कि यहाँ पर मैंने लाश फेंकी थी। और उस दौरान क्योंकि ये आप जानते हैं कि एक तो ये एडिक्ट था नशे का, कंपनी भी इसकी इसी किस्म की थी, बड़ा ये डेस्परेट सा आदमी था और इसकी कंपनी भी वैसी थी। डेस्परेट इन द सेंस कि देखें छोटी सी बात से इसने फ्लेयर अप होकर तो बच्ची को जो है तो मार दिया, फिर उसकी लाश जो है वो गायब करने के लिए नाले में फेंक दिया उसको। तो इसके साथियों ने इसको छुड़ाने की नीयत से कहीं वो पुलिस को शायद परसों कर रहे थे और पुलिस पे फायर जो है ना यहीं पे ओपन कर दिया उन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस पार्टी तो सारी जो है वो एस्केप करने में सेव रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये क्योंकि अंडर कस्टडी था और इसको बुलेट्स लगी हैं जो इसने फायर रिसीव किए हैं, फिर इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन ये ना रास्ते में जाम पर नहीं हो सका और ये जो है ना हलाक हो गया था।
और वो है कि हम यहाँ पे लाश बच्ची की अभी भी ढूंढ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बच्ची की डेड बॉडी ये अल्लाह करे कि डेड बॉडी मिल जाए बच्ची की। अच्छा ये बताइए कि मुलजिम जो था वो क्या रिकॉर्ड याफ्ता था, इससे पहले भी उसने ऐसा कोई वाक़या किया हुआ है? ये जो अपने बारे में बता रहा था वो ये था, कहता जी मैं कभी पहले पकड़ा नहीं गया, है कि किसी जो क्रिमिनल सी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये मुलव्वस था। एक तो नशई था और दूसरी बात ये कि इसका भी रिमांड आया था, बहुत ज़्यादा तफ्तीश तो इसे नहीं की गई। उस बारे में इस केस के मुतालिक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। इससे गैंग में और कौन था, और पूरे गैंग के जो लोग थे जो क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं? ज़ाहिर है जो आए हैं वो क्योंकि नाब मालूम थे उनको, तो अभी हम नहीं जानते थे कि कौन लोग थे, लेकिन वो थे इसके गैंग के जो उसको छुड़ाने आ गए थे और पुलिस पर उन्होंने फाइल ओपन कर दी है। तो वो भी डेस्परेट ही हैं कोई बंदे, उनकी भी तलाश जारी है। उसके लिए अलग से FIR जब रजिस्टर हो चुकी है। तो कोई वेपन वगैरह भी इस्तेमाल करता था ये? वेपन से कोई रिकवरी हमें नहीं हुई। नाज़रीन, मासूम बच्ची के घर वाले किस कर्ब से गुजर रहे हैं और मुल्जिम के हवाले से इनका क्या बताना है, आइए इनसे बात करते हैं। 3 साल इफ़रा फातिमा को जहाँ से अगवा किया गया था वो उसके मामू का घर था, और उसके मामू शब्बीर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस मुलाजिम को घर से क्यों निकाला था और वो बच्ची को कैसे अगवा करके ले गया। शब्बीर साहब ये बताएं कि आपको पता नहीं चला कि वो बच्ची को कैसे अगवा करके ले गया? सर वो तो हमारा घर का मुलाजिम था, सेम छोटे भाइयों की तरह हमने उसको रखा हुआ था। उसका जो मतलब बचपन है, बचपन से लेकर जवान, वो हमारे घर में ही हुआ है वो। तो बस हमने कभी इस तरह का शक शुबा उसके ऊपर किया ही नहीं था। लेकिन जब से उसने चोरी की है हमें बहुत हम परेशान थे कि ये इस तरह भी हमारे साथ कर सकता है। तो बच्ची को कैसे अगवा करके लेगा, किसी ने देखा नहीं उसको? नहीं, बस CCTV हमारी गली में लगे हुए थे, लेकिन वो टेक्निकली इशू था, वो उसके ऊपर वो नहीं पिक हो सका क्योंकि वो बंद हो गए कैमरे और किसी ने आते जाते देखा ही नहीं है। तो वो बस CCTV फुटेज जो है शफीकाबाद वाला वो गंदा नाला, सेफ सिटी की? हाँ सेफ सिटी की नहीं है सर, सेफ सिटी तो बंद है, ख़राब है। निजी कैमरे की थी? हाँ निजी कैमरे की थी वो। उनके एक प्राइवेट एक कारखाना है, उनके CCTV से हमने उसको कैरी किया है ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने। तो ये इमरान किश्वर साहब की टीम ने, इन सब ने उनको जाके पूरा दिन रात मेहनत की है। तो इन सारी वजूहातों से वो मंजर आम पे आया वो, वरना हम तो उसके ऊपर एक बच्चों की तरह ही हमने रखा हुआ था, कभी शक शुबा ही नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन जब चोरी की है उसने, फिर हम परेशान थे, उसको घर से निकाल दिया और उसने उसके इवज़ ये बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया। यानी कि सिर्फ उसने इस रंजिश पर, इस रंज पर उसने बच्ची को कत्ल किया। और ये बताएंगे बच्ची कब आई थी आपकी तरफ? बच्ची ये तकरीबन कोई 13 अक्टूबर को आई थी ये। अच्छा ये बताएं कि ये बच्ची जब आई थी तो कितने दिन के बाद उसको अगवा कर लिया गया था? सर ये 2 दिन के बाद ही ये उसने सानाया कर दिया था ये। और नाला जो है ये आपके घर से कितनी दूर है? ये 3 किलोमीटर दूर है इधर से, डिस्टेंस जो है ना हमारे घर से उसकी। और वो ये कमीना आदमी पैदल गया उधर, उसको उठा के लेके गया। तो पैदल चलता रहा वो, कोई कन्वेंस नहीं थी? ना पैदल गया सर वो। उसके जाते हुए की भी आते हुए की वीडियो हमें मौसूल हो गई है। बच्ची की आप भी अभी बच्ची की लाश ढूंढ रहे हैं? जी सर, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, खुद भी जाते हैं, पुलिस भी अभी लगी हुई है, पुलिस ने बहुत ताउन किया, आला अफसरान ने, तो वो भी लगे हुए हैं। हम भी एक होप होती है ना इंसान को, क्योंकि उसकी तो अभी तक कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिल सका बच्ची का। हत्ता कि वो नाले का अच्छा खासा सर्वे हुआ है, उसमें कोई सर किसी किस्म की चीज़ नहीं हमें अभी तक मिली। 3 साल बच्ची इफ़रा फातिमा के अगवा होने के बाद उसकी वालदा ने उसके वालिद को बताया, जो फैसलाबाद में मौजूद थे। उनको क्या इतला मिली, उन्होंने यहाँ पे आके क्या किया, पुलिस को कैसे इतला दिया, अब उनसे पूछते हैं। उस्मान साहब बहुत दुख हुआ है आपकी ये दास्तान सुन के। ये बताएं कि आपको क्या इतला दी गई यहाँ से? हमें बच्ची जब गुम हुई था, भाई ने फ़ोन किया, भाई कह रहा बच्ची नहीं मिल रही। मैं तो अपना फैसलाबाद से इधर आया हूँ, तो बच्ची की तलाश शुरू कर दी है, ढूंढने में हमने मदद पूरी की है और हमें बच्ची अभी तक कोई मिली नहीं। तो पुलिस के पास आप गए, पुलिस को आपने क्या बताया फिर? पुलिस को हमने बताया, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, पुलिस ने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया है। इमरान किश्वर साहब की टीम ने बस वो अपना बहुत सारा माशाल्लाह जी हमें रिस्पांस दिया है। तो अभी तक हमें कोई अभी तक उम्मीद है कि उसकी लाश मिल जाएगी? जी इंशाल्लाह। अभी तक उसकी लाश नहीं मिली? जी नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये जो मुलाजिम था इसको आप मिले हुए थे पहले? जी पहले दिन में मिला था, पहले दिन ये कह रहा था बच्ची आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, बहुत झूठियाँ तसल्लियाँ देता रहा है बस, और अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। तो वो बच्ची आपके साथ मिलकर ढूंढता था? जी बच्ची हमारे साथ ढूंढता रहा, वो इश्तिहार वगैरह हमने अपना उसने खुद ही लगवाए या बच्ची को ढूंढता रहा है, हमारे साथ ही ये सब काम ये करता रहा है। उलानात भी हमारे साथ ही इसने करवाए, मसाजिद में ऐलानात कराए? जी। लेकिन आपको कोई शक नहीं हुआ उस पर? जी शक हुआ था बकाया, फिर उसके बाद पुलिस को पकड़वा दिया? जी हाँ। तो फिर पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस ने कहा इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। इसने इंकशाफ कर दिया? जी। पुलिस ने क्या बताया, इसने क्या कहा है? पुलिस ने कहा जी हमने इसको पूछा है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, तो पुलिस कह रही है था हमने इंशाल्लाह आपको
पूरा इंशाल्लाह आपको ना मिलेगा, इंसाफ मिल जाएगा, इंसाफ मिलेगा। उसने यही बताया कि सिर्फ उसको इस रंजिश पे उसने मारा कि उन्होंने इसको घर से निकाल दिया था? जी जी, यही बताया उसने। अच्छा, आपने उससे पूछा कि ये जब यहाँ से लेके निकला है तो 3 किलोमीटर का ये फासला है, उसको किसी ने नहीं देखा, किसी रिश्तेदार ने या किसी ने उसको पूछा भी नहीं कि बच्ची किसकी? जी, बेसिकली वो इस इलाके का वो बेती था, तो इसलिए अपना वो सब यही कहते थे भैया इसका घर का ही मुलाजम है, कोई मसला नहीं है, किसी ने शक ही नहीं किया इस पर। आपने भी शक नहीं किया? जी, 15 साल से इस घर में ही रहता था, तो किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी ये कहा कि कोई चीज़ लेने जा रहा है बच्ची के लिए, तो इसलिए बच्ची के ने किसी ने भी नहीं शक किया। अच्छा, तो जब ये खाली हाथ वापस आया तो इसने क्या कहा? ये खाली हाथ बच्ची को ये उधर गंदे नाले में फेंक दिया, तो वो गया पैदल ही इधर उधर रक्शे पे आया वापस इधर, वो भी सीसीटीवी में हमने देखा, वापसी की इसकी आई है, इसकी मूवमेंट है इसकी? जी, वापसी में आई है। और जो अपना वो है ना गंदा नाला, उसकी फोटेज या उसके पास जो ना फोटेज वो कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में ये आया है। नाज़रीन, मुल्जिम के खिलाफ कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं और जुर्म साबित होने पर इसे क्या सज़ा हो सकती है? अहमद फराज ने बात की है DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चौधरी फैसल शरीफ से। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। लाहौर में 3 साल की बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया गया था। इस कत्ल में मुलव्विस एक मुल्जिम को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और उस मुल्जिम ने क्या इंकशाफ किया, तफ्तीश में उसने क्या कहा था, इस बारे में हम आए हैं। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम है चौधरी फैसल शरीफ, उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ था और वो मुल्जिम तक कैसे पहुंचे और मुल्जिम ने क्या इंकशाफ किया था। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ये पहले तो ये बता दें कि ये वाक़या क्या था? 3 साल की बच्ची और एक मुल्जिम है, उसको अगवा कर लेता है बासानी और फिर कत्ल कर देता है, फिर कत्ल करके लाश उसकी गंदे नाले में फेंक देता है, फिर फरार भी हो जाता है और फिर गिरफ्तार हो जाता है। क्या कहा है उसने इस बच्ची को क्यों कत्ल किया? इस बच्ची के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? अस्सलाम वालेकुम जी, ये लड़का एक जगह पे मुलाजिम था और वहाँ पे उसका अपने मालकों के साथ कुछ हुआ, उसको चोरी का नाराज़गी और चोरी का जब इस पे कोई उनको शुबा था तो इसको उन्होंने नौकरी से निकाला, तो उसको थोड़ा इस चीज़ का रंज था, तो उसने जो घर पे मेहमान आए हुए थे उन बदला लेने के लिए उसने उनकी मासूम बच्ची 2.5-3 साल की, तो उसको अगवा कर लिया। अगवा करके तो उसको उसने गला दबा के उसको कत्ल करके और लाश जो है वो गंदे नाले में बहा दी। तो जब मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश हमारे पास आई। अच्छा, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये बाय नेम हुआ था? ये बाय नेम नहीं, ये नामालूम था, लेकिन यह है कि उसमें जब तफ्तीश में जब हम CCTV फुटेजेस की वजह से हमें जब इस पे शुबा हुआ कि बच्ची इससे मानूस थी थोड़ी और बच्ची को लेके जा रहा था, तो जब हमने इसको पकड़ के इंटरोगेट किया तो इसने इतराफ़ी जुर्म किया। अच्छा, इसका मतलब है ये जो मुल्जिम था ये आपने CCTV फुटेज से ट्रेस किया इसको? जी जी, बेसिकली CCTV फुटेज से इसको हमने ट्रेस किया। उसके बाद आपने इसको गिरफ्तार कर लिया? हमने गिरफ्तार किया, ये रिमांड पे था, तो हम डेड बॉडी। तो जब इसको गिरफ्तार किया इसने क्या तफ्तीश में इसने क्या इंकशाफ किया? तफ्तीश में इसने इंकशाफ ये किया कि जी मुझे रंज था कि मेरे जो है मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा और मुझे क्यों निकाला गया, और बस इसी बात का बदला लेने के लिए इतनी सी मामूली बात पे उसने इतना जो भयानक है वो जुर्म किया। तो किस टाइम पे इसने बच्ची को अगवा किया? इसने शाम के वक्त बच्ची को अगवा किया। किस तरह? वो घर से बाहर निकली या घर से लेकर गया? नहीं, ये घर में काफ़ी इनसे फेमिलियर था, सब फैमिली मेम्बर्स से, तो उसको ये बहाने से लेके गया बाहर, जिस तरह सैर कराने। उसको देखा नहीं किसी ने ये बाहर लेके जा रहा है बच्ची को? नहीं, वो बाद में CCTV फुटेज से पता चला। नहीं, जब वो घर के अंदर से बच्ची को लेके निकला है तो उसकी बच्ची की माँ ने या किसी और रिलेटिव ने उसको देखा नहीं कि ये आराम से बच्ची को लेके निकला है घर से? मैंने बताया ना कि ये उनके घर पे मुलाजिम था, जिस तरह रूटीन में वो उनको शक पहले तो नहीं हुआ कि ये इसको कत्ल करने ही जा रहा है, ठीक, तो लेकिन ये जिस तरह रूटीन में सारे अपने अपने मेहमान आए हों तो वो लगे होंगे घर पे। तो फिर इसने बच्ची को कत्ल कहाँ किया? किसी घर में जाके, किसी क्वार्टर में, या रास्ते में, या किसी गाड़ी में जा रहा था, या इसके साथ कोई और साथी भी था? असल में वो जो शफीकाबाद का एरिया है वो बिल्कुल जहाँ पे गंदा नाला और वो बिल्कुल वीरान और सारी, वो शाम का वक्त था, तो इसने वहाँ पे जाके पहले इसको गला दबा के मारा है और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी को बहा दिया। अकेला ही था ये? जी, अकेला ही। पैदल लेके निकला है? पैदल। तो ये जब ये जो उसने गला दबाया, नाले के पास जाके दबाया या रास्ते में दबाया? नाले के पास।
अभी वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे पेशावर, जहां एक तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी एक मुअम्मा बनी हुई है। आप हमारे साथ रहिए। पेशावर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालिब इल्म ज़ियाउद्दीन की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। तालिब इल्म का ताल्लुक दीर से था और वो लॉ का तालिब इल्म था। पुलिस ने बताया कि तालिब इल्म ने खुदकुशी से कबल अपने वालिद के नाम एक ख़त भी छोड़ा था। अबू बकर सिद्दीक इस वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं और हमें इस मामले की मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे वाक़े के हवाले से बताएंगे जो कि काफ़ी अफसोसनाक और दिल दहलाने वाले वाक़या है। इस वक्त मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल ये ख़बर आई कि एक तालिब इल्म ने जो है मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है और उसकी जो वो तालिब इल्म जो है वो अपने ही कमरे में उसकी लाश जो है वो पंखे से लटकी हुई पाई गई। ये जो है वो हॉस्टल है जहाँ से उसकी लाश बरामद हुई है और बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट जो है ये सेकेंड लास्ट सेमेस्टर का ये स्टूडेंट था और शोबा कानून से जो है ये अपनी तालीम जो है वो जारी रखे हुए थे और इसकी उम्र जो है वो 23 साल बताई जा रही है। और जो इनको दोस्तों से हमारी बात हुई है तो उनका ये बताना है कि ये जो है इनके दोस्तों का ये खदशा है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और यही वजह हो सकती है कि उसने ख़ुदकुशी की हो। ताहम पुलिस जो है वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनिशियली जो है यही पता लगा है कि ये वाक़या जो है ये ख़ुदकुशी का वाक़या है। और साथ ही साथ स्टूडेंट ने जो है एक ख़त भी वालिद के नाम लिखा हुआ था जिस पे जिस ख़त में ये बताया गया था कि वो जो है किसी किस्म का उनको कोई टेंशन भी नहीं है और किसी के साथ कोई इख्तिलाफात भी नहीं है और कोई किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है, लेकिन वो जो है उसका दिल भर गया है और वो माशरे से जो है वो तंग आ चुके हैं जिसकी वजह से वो ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं। जी इस वक्त मैं उसी रूम के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर इस तालिब इल्म ने ख़ुदकुशी की थी मुबैना तौर पर। अगर मेरा कैमरामैन शाहिद अहमद आपको इस कमरे के मनाजिर दिखाए तो ये जो जगह आप देख रहे तो इसको जो है तोड़ा गया और फिर जब अंदर देखा गया तो इनकी लाश जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई थी और बाद में जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब पुलिस की नफरी यहाँ पर आई तो उन्होंने देखा है तो फिर इस गेट को जो है वो तोड़ा गया है, इस लॉक को तोड़ दिया गया है और बाद में जो है मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। तो बेसिकली यही वो रूम है जहाँ से इस तालिब इल्म की लाश बरामद हुई है। इस मामले की तहकीकात जारी हैं और सवाल ये है कि क्या ये वाकई खुदकुशी थी या किसी और बात का नतीजा। अब हम बात करते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस कमांडेंट मसूद खान से जो इस मामले पर तफ्तीश कर रहे हैं। अजी, स्टूडेंट ने क्यों खुदकुशी की, इनिशियली पुलिस को क्या अपडेट्स मिली है? हमारे साथ इस वक्त इस कैंपस के कमांडेंट मौजूद है मुश्ताक साहब। सर, चूँकि इनिशियली इस वाक़े के हवाले से तो अभी आपने इब्तदाई तहकीकात की होगी, लेकिन क्या लगता है आपको क्या वजूहत हो सकती है और कब ये इत्तला आपको मिली? ज़रा इब्तदाई जो तहकीकात हुई उसके बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इस तरह है कि ज़ियाउद्दीन साकिन वाड़ई जो कि 7th सेमेस्टर BS लॉ का स्टूडेंट है और वाड़ाई अपर दीर का रिहायशी है, यहाँ पर हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। आज दिन के वक्त 11:40 पर तकरीबन हमारे VC साहब इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी ने हमें इतला दी। यहाँ पर हम पहुंचकर तो उसके जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह है कि उसने इनिशियली इंफॉर्मेशन के मुताबिक ख़ुदकुशी की है और उसका दरवाज़ा बाहर से तोड़ा जाकर अंदर उसके पास हमने दाखिल हुए, उसके पास पहुंच गए तो उसने पंखे के ज़रिए अपने आप को हैंग करवा के ख़ुदकुशी की है। और हमारी जो फोरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है कि इसने ख़ुदकुशी की है, ताहम हमने इसमें दरियाफ्त 174 ज़ब्ता फौजदारी शुरू की है कि आया इसकी जो मौत है वाकई वो ख़ुदकुशी है या किसी और वजह से वो मर गया है, उसका तबी मौत मर गया है या गैर तबी मौत मरा है। उसमें बाकायदा हम इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट जब हमारे पास मौसूल होगी फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा, इब्तिदाई तौर पे क्या बात आई, क्योंकि आप यहाँ पर आप खुद यहाँ पे मौजूद है, आपने इनके दोस्तों के साथ भी बात की है, तो क्या पता चले दोस्तों ने क्या कहा है आपको और दीगर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी अगर कोई बात आपकी हुई हो तो इब्तिदाई तौर पर कुछ पता लगा है वजूहत का? अगर तो ये ख़ुदकुशी है तो क्या वजूहत हो सकती है? और एक ख़त भी इन्होंने लिखा हुआ था अपने वालिद के नाम, तो ज़रा बताइए कि इनिशियली क्या पता लगा है कि वजह क्या है? बिल्कुल, एक सुसाइड नोट इसके चारपाई में इसके पास पड़ा था, इसके अपने हैंड राइटिंग का है और उसमें लिखा है कि YMI कमिटिंग सुसाइड और उसमें फिर लिखा है कि अपने वालिद साहब के नाम पर लिखा है
कि मेरे वालिद साहब मैं आपसे खफा नहीं हूँ, न ही मेरी कोई इस तरह की कोई और मतलब बादशाह इस तरह है, लेकिन बस मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ और मैं मज़ीद नहीं रहना चाहता। बस इतना एक सुसाइड नोट इसने लिखा है, वो सुसाइड नोट हमने बाकायदा फ़र्द पर कब्ज़ा पुलिस किया हुआ है। ये इसकी हैंड राइटिंग के साथ दीगर तफ्तीश के दौरान हम इसको टेली करेंगे कि आया ये इसके अपने हक़ का है। बाकायदा दरियाफ्त में जब सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, इनिशियली ये है कि इसने जो सुसाइड नोट लिखा है ये इसके अपने हैंड राइटिंग का है। ज़ियाउद्दीन के साथ उठने बैठने वाले उसके दोस्त और हॉस्टल में रिहायशी दूसरे तालिब इल्मों से भी हमने बात की है और जानने की कोशिश की है कि क्या इन्हें ज़ियाउद्दीन कभी किसी जहनी दबाव का शिकार नजर आया या क्या कभी कोई गैर मामूली बात जो उन्होंने नोटिस की हो। जी, स्टूडेंट के जो फ्रेंड्स हैं जो कि इनके साथ होते थे हर टाइम, और उनके हॉस्टल में भी जो है उनके रूममेट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके क्लास फेलोज से भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या ऐसी वजह थी जो है जिस पर इस स्टूडेंट ने जो है ख़ुदकुशी की है। उनके दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या नाम है आपका और ये जो वाक़या आपके दोस्त के साथ पेश आया है, मुबैना तौर पर ये ख़ुदकुशी का वाक़या इनिशियली यही बताया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं क्या वजह थी? चूँकि आप उनके साथ होते थे तो कोई डिस्कशन हुई थी आपके साथ कि क्यों, कौन सी उनको टेंशन थी, क्या वजह थी, क्या बेसिकली क्या मसला था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिम खान है, मैं यहाँ का एमफिल स्कॉलर हूँ पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट का। ये हमारा तंजीमी दोस्त था, हमारे साथ तंजीम में था। कल शाम 4 बजे इन दोस्तों के साथ उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी। इस तरह है ना कि यहाँ पे आप अगर यहाँ के इंस्टीट्यूशन देख ले तो आजकल ये इन्होंने सिक्योरिटाइज़ की हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को खाना मेज़ बंद था, खाना नहीं मिलता है। 5-6 दिन बाद मेरे ख्याल में इनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। इनको सिक्योरिटाइजेशन का मसला है, यहाँ पे खाना नहीं मिलता है। इवन जब किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे हॉस्टल में अपने बच्चों के साथ मिलने, तो उनको अंदर आना भी नहीं दिया जाता है, वो बाहर होते हैं। तो बस यही इशू है कि फाइनेंशियली इश्यूज़ भी है हमारे यहाँ पे, मसले बहुत ज़्यादा है। तो हमें ख़ुद भी कुछ पता नहीं है। बहुत जीनियस ये लॉ 7 सेमेस्टर लॉ का स्टूडेंट था, जीनियस स्टूडेंट था, और अभी पता नहीं कि ये क्यों इसने किया है। लेकिन हमारे यही मुतालबा है यहाँ के इंतज़ामिया से भी और सूबाई हुकूमत से भी कि वो जुडिशली इंक्वायरी करवा दे इससे इनका कि क्या हुआ है। असल में इस तरह था कि कल हम सारे लोग मतलब जो जितने क्लास फेलो थे वो इकट्ठे हुए खाना बनाने की हम लोगों ने तरतीब बनाया था, और साथ में जब वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा था कल रात को, तो वो गुमसुम था, मतलब बात नहीं कर रहा था। मेरा दोस्त हिलाल, इसने भी इससे बार बार मतलब तायीद की कि भाई कोई मसला है तो मुझे बताए, लेकिन वो खामोश था। इवन कि हम जब खाने के लिए बैठ गए, सारे दोस्त थे हमारे, तकरीबन 8 बंदे थे हम सारे हॉस्टल में। यहाँ पे मतलब मेस या इस तरह कोई इंतज़ाम नहीं है, तो हम लोगों ने खाना ख़ुद ही बनाने की वो तरतीब बनाया था। फिर जब हम खाना खा गए सारे तो बैठ के फिर, लेकिन उससे माहौल में कुछ बातें नहीं हमारे साथ शेयर की, बस खामोश था। और दूसरी बात ये थी कि इसके बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो हमने उनको ये भी कहा कि आप अकेले हो यहाँ पे, तो आए हमारे साथ इस रूम में मतलब रात गुजारे, लेकिन उसने कहा कि नहीं। क्या कहे आपको जब आपने उनको रूम का बताया तो क्या कहे उन्होंने? हम खाना खाने के बाद फिर वो अपने रूम में चला गया। हमने ये बात भी उनको बताई है कि भाई आप हमारे साथ ठहर जाए, रात है और आप अकेले हो रूम में, क्या करोगे। लेकिन मतलब वो कह रहा था कि नहीं मुझे जाना है अपने रूम में। फिर जब मैं सुबह मेरे भाई हिलाल को उसने कहा था कि मुझे सुबह, फिर इसने कहा था कि हम जल्दी मतलब स्टडी के लिए उठ जाएंगे। तो फिर ये सुबह जब गया रूम में तो मतलब दरवाज़ा बंद था अंदर से, और फिर इसने मुझे आके उठा दिया कि भाई वो तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। फिर हमारे साथ कुछ सीनियर बंदे भी थे हमारे बैचमेट के, और जितने भी सारे लड़के थे यहाँ पे, तो वो हम गए, उस दरवाज़ा मतलब अंदर से लॉक था। हमने बहुत मतलब खटखटाया उनको, लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी।
तो हमें ये ख़दशा ज़ाहिर हुआ कि इसने कुछ किया ना हो, इस तरह कोई और मतलब वसवसे दिल में पैदा हो रहे थे। तो हमने फिर वो खिड़की में शीशा था, तो जब उसको हटाया तो अंदर देखा तो वो मतलब ज़मीन पे पड़ा हुआ था। अच्छा, किसी से कोई तलखी वगैरह इनकी हुई थी? किसी किस्म की कोई शिकायत थी? किसी से इनकी कोई बात हुई थी इस तरह? और इनके साथ रूम में कोई होता था कि नहीं, अकेले होते थे, क्या होता? इस हवाले से भी ज़रा बताइए। रूम में इसके साथ और भी मतलब रूममेट था, 2 स्टार रूम में था, तो 2 बंदे थे उसमें। और छुट्टियाँ थी तो मतलब अभी उसका जो दोस्त था वो मतलब घर गया हुआ था और वो अकेला था। इस गरज से वो ठहरा हुआ था कि 6 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, तो वो स्टडी के लिए मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता था उसको, और लायक बंदा था। ये मैं तो उनके रूममेट नहीं हूँ, उनका रूममेट कोई और है, और वो हमारा बहुत करीबी दोस्त था। बस जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मतलब कल रात हमने साथ खाना खाया, फिर मैंने उससे ज़िद की कि मतलब आप यहाँ पर ठहर जाओ, जगह भी है, कोई मसला नहीं है, अकेले रूम में क्या करोगे, और हमारे एग्ज़ाम सर पर है तो साथ में स्टडी भी करेंगे। और वो बहुत काबिल है, मुझे पढ़ाता भी था, मतलब जब वो काम करता तो मुझे शॉर्टकट में पढ़ाता था, नोट्स भी देता था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे आज स्टडी पहले चैप्टर का जो कोर्स है वो कवर करना है मैंने, और कल मैं आपको कर दूंगा, तो मैं अकेले ज़्यादा स्टडी मतलब बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर वो रूम में चला गया, हम अपनी स्टडी के लिए बैठ गए। उन्होंने मुझे ये कहा था कि सुबह तकरीबन 7 बजे मुझे उठाना, लेकिन मैं ख़ुद लेट उठ गया। उसको मैसेज भी किया कि मतलब उठे हो या नहीं, नाश्ता करते फिर स्टडी के लिए बैठते। तो जब मैं रूम में आया तो मैंने दरवाज़ा, यहाँ पर चाचा जो थे, ये हॉस्टल के जो चाचा है वो भी बैठे थे, मतलब सब मुझे लोग भी कह रहे थे इतने तेज़ क्यों मार रहे हो दरवाज़ा। मैंने वो फिर हमारे सीनियर यहाँ पर जूनियर सारे लॉ वाले जो है वो आ गए, हमने शीशा तोड़ा तो अंदर वो पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद ना मुझ में वो हिम्मत थी कि मैं उसकी वो चेहरा देखूं, और ना मतलब मैं कर सकता था। बाकी मतलब वो ऐसा इंसान था कि ना कोई मतलब मैं अपनी एक्सपीरियंस उसके बारे में बताऊं तो ना उन्होंने मतलब कोई शिकवा किया है, ना कोई गिला किया है, ना कोई मसला था, क्योंकि वो ख़ुद एक शायर था, लिखवाल भी था। मतलब ये तो। अच्छा, आप बताइएगा क्या बात हुई थी आपकी उनके साथ, और इस वाक़े से मुतल्लिक बताइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आज आए, और इसके अलावा बमौरखा तारीख़ 1 जनवरी और 2025 में आप लोगों के प्लेटफॉर्म से ये बात आप लोगों को वाज़ेह कराना चाहता हूँ। अगर हम इसको पेचीदा नज़र से देखें, यहाँ पर एक सुसाइड होता है और यहाँ पर कैंपस कमांडर ख़ुद आके आपको बताता है कि हमें इत्तला मैक्सिमम 6 घंटे बाद मिली। अगर मैं इसके अलावा ज़िया जान के बारे में आप लोगों को बताऊं तो वो हमारे साथ पुख्तून स्टूडेंट फेडरेशन लॉ फैकल्टी का कल्चरल सेक्रेटरी भी था। इसके अलावा वो इस सरज़मीन के जितने भी खदमात उसने किए ज़िया जान ने, वो हम उनके इस्ताइने करेंगे। वो बिल्कुल इतना नाइस बंदा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उसकी यूनिवर्सिटी में GPA भी 3.8 से कभी कम नहीं आई। लेकिन ये अगर हम देखें तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। नाज़रीन, ज़ियाउद्दीन के हॉस्टल साथियों का कहना है कि वो काफ़ी दबाव का शिकार था, लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ एक परेशानी का नतीजा था? क्या उस रात ज़ियाउद्दीन से मिलने कोई आया, या वो ख़ुद आखिरी बार कहाँ गया? इन सारे सवालों के जवाब के लिए अबू बकर सिद्दीक अब हॉस्टल के वार्डन के साथ मौजूद हैं और वक़ूआ से मुतालिक इनका बयान ले रहे हैं। जिस वक्त हमारे साथ इस हॉस्टल के वार्डन मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद वसीम, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हॉस्टल में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या वजह हो सकती है? चूँकि आप यहाँ पर होते हैं, वार्डन है इस हॉस्टल के, इनिशियली आपको क्या लगता है, चूँकि डीलिंग भी होती थी जाहिर सी बात है आपकी स्टूडेंट के साथ, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्टूडेंट है हमारा ज़ियाउद्दीन, ये इस हॉस्टल में इतना लाइवली, इतना जो है ना हंसमुख सा लड़का था, और ये जो है 2-3 दफ़ा जब छुट्टियाँ हुई हैं, सो इस दौरान मैं जब हॉस्टल में आता हूँ तो हमेशा इससे मुलाकात मेरी होती थी, सो यहीं पे कभी फुवारे पे, कहीं बाहर पे।
सो इस किस्म का बंदा था नहीं, बस वल्लाह आलम कि क्या रीज़न हो सकती हैं ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सो हमारे नॉलेज में इस तरह की बात नहीं है कि हम इस तरह कंक्लूसिवली हम कह सकें कि इसको कोई या डिप्रेशन का मरीज़ था या इसको कोई इस तरह के कोई फाइनेंशियल कोई मसले थे या स्टडी के हवाले से। सो बातें तो यहाँ पे बहुत सारी हो जाती हैं, कोई क्या कहता है क्योंकि बस रीज़न्स क्या हैं कि उसके पता नहीं फैमिली इशूज़ है, इनके घर वालों से बात होगी तो उसके बाद ही कोई इंशाल्लाह हम कह सकेंगे कि क्या हो सकता है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है वो ये शिकवा करते हैं, ये उनके खदशात भी है, उनके शिकायत भी है कि यहाँ पर जो है हॉस्टल को काफ़ी सिक्योरिटाइज़ किया गया है और आपसे भी उनकी शिकायत है कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो ज़्यादा होती है। आप नहीं समझते कि ये भी एक वजह हो सकती है? और जिस तरह स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्होंने ये खदशा भी जाहिर किया कि डिप्रेशन का शिकार थे स्टूडेंट, आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो इस तरह है कि हर जगह पे जब यूनिवर्सिटियाँ या जहाँ पे जो माहौल होता है स्ट्रिक्टनेस को इस तरह होती नहीं है कि हम खामखा लोगों को प्रेशराइज़ करने के लिए या स्टूडेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए करते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं, अपने कवानीन हैं, उसके मुताबिक चलाते हैं और हॉस्टल के गेट हवाले से और इन्हीं स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं। अगर हॉस्टल की गेट की टाइमिंग है इसलिए रखे हुए कि ये टाइम पर अपने आए, अपने हॉस्टल में आए, यहाँ पर कोई इधर उधर जो है ना ये कहीं घूमे फिरे नहीं अपनी स्टडी के हवाले से, यही स्ट्रिक्टनेस होती है कि टाइम पर खाना खाएँ, टाइम पर हॉस्टल आएँ, अपनी स्टडी के लिए बैठ जाएँ। सो ये तो नॉर्मली हर जगह पे एक रूटीन है और जो भी यूनिवर्सिटी के कवानीन हैं, जो भी रूल्स हैं जो बने हुए हैं इन स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं। स्टूडेंट जो है ना वो तो इमेच्योर होते हैं, वो तो इस तरह ले लेते हैं कि हमारे के ऊपर कोई इस तरह सख्ती हो रही है या इस तरह उनको लग रहा होता है कि ये यूनिवर्सिटी वाले जो है क्या है कि प्रेशराइज़ करने की कोशिश, हालांकि इस तरह कोई बात नहीं होती। ये इन्हीं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए होता है और इसके ऊपर राउंड्स भी होते हैं, अटेंडेंस ली जाती है और ताकि इनका जो है ना वो टाइम जो है जो जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और वो पर्पस जो है उनका वो मकसद जो है ना वो पूरा हो और वो अपने सबक पढ़ें, अपनी स्टडी करें। सो यही एक मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अलावा कोई इस तरह की बात नहीं है कि अच्छा, ये भी सुना है कि मेस जो है 5 दिनों से बंद है, ये भी एक मुश्किल है स्टूडेंट्स को, क्या कहते हैं? नहीं, मेस इस तरह बंद होता है कि यूनिवर्सिटी जैसे ही जब हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह छुट्टियाँ हो जाती हैं सो वो हम इसलिए बंद कर रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वो है कि जब एक ख़ास तादाद तक जब हॉस्टल में स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको एक्सप्लिसिटली स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि आप छुट्टियाँ इसलिए होती है कि आप अपने घरों में जाएं, अपनी फैमिली के पास जाएं, आप वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि दूर दराज इलाकों के होते हैं जो नहीं जा सकते किसी वजह से, क्वेटा से बंद आया हुआ है या इसके अलावा ऐसे इलाकों से जहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ पर जो है दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर हम अलाउ कर देते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रुख करेंगे सरगोधा का, जहाँ से 2 तालिबात के अगवा की कहानी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू जुर्म और सज़ा। नाज़रीन, सरगोधा में 3 माह पहले 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इनकी बाजियाबी के लिए 11 शहरों में छापे मारे गए। मुल्जिमान लड़कियों को बैरून मुल्क कहाँ फ़रोख्त करना चाहते थे, इन सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे मलिक मोहम्मद असगर सरगोधा से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर के वस्त चांदनी चौक में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन सरगोधा मौजूद है। 2 अक्टूबर का वाक़या है। यहाँ पर फ़ीस जमा कराने के लिए सेकेंड ईयर की 2 तालबात इस कॉलेज में आईं और कॉलेज से फ़ीस जमा कराने के बाद पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। उन कॉलेज की इन दोनों सहेली तालबात को यहाँ से अगवा किया गया या अपनी मर्ज़ी से गई। तालिबात की बाजियाबी पर पुलिस की कार्रवाइयाँ और उनके साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में जानकर बहुत से सवालात उठते हैं। अब हम मग़वी तालिबात के वालिदैन से बात करते हैं जो पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में बज़ाहिर मुतमईन हैं। जी, हम बात कर रहे हैं तालिबात के पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने के मामले का। अब चूँकि ये तालिबात पुलिस की स्ट्रगल से बाजियाब हो चुकी हैं और इनकी बाजियाबी पर जो है एक तालिबा का वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आपकी जो है बेटी 3 माह कबल पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चांदनी चौक से। अब माशाल्लाह 3 माह बाद वो बाजियाब हो गई है। आप इस पे क्या क्या जज्बात हैं आपके? हमारा अल्लाह ताला से हम शुक्र अदा करते हैं और पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया, बहुत अच्छा तावन करते रहे। इन 3 माह में आपके क्या जज्बात रहे? पुलिस का आपके साथ कितना तावन रहा? बहुत अच्छा, 24 घंटे तावन रहा उनका, बहुत ज़्यादा तावन रहा। बाकी अल्लाह ताला की रहमत से हो गया बस।
सरगोधा की ये कहानी भी एक तल्ख हकीकत है, जहां दो बच्चियों की जिंदगियों के साथ खेलकर इन अगवाकारों ने न सिर्फ उनकी जान को खतरे में डाला बल्कि अपने घिनौने इरादों को भी पूरा करने की कोशिश की। पुलिस ने इन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की है। हम बात करते हैं पुलिस के अफसरान से जो इस केस की तहकीकात करें। हम आए हैं थाना अर्बन एरिया सरगोधा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं थाना अर्बन एरिया के SHO शाहिद इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि उनको जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल दिया गया, क्या उन्होंने इस सिलसिले में इन तालबात को बरामद करने के लिए इक़दामात किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अक्टूबर रात तकरीबन 7 बजे हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि 2 लड़कियां जो कॉलेज टाइम के बाद अपने घर नहीं पहुंची हैं। लवाहिकीन ने 15 पे कॉल की जिस पे हमने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करने के बाद फौरी तौर पे हमने उस पर FIR दी। FIR देने के बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो स्टार्ट में हमने वहाँ से जो CCTV कैमराज थे वहाँ की उनकी ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट की कि CCTV कैमराज आगे कहाँ के जाते हैं, और उसके बाद ट्रैवल आई, होटल आई, और उन्होंने अगर ट्रैवल किया है सिटी एरिया आउट सिटी में वो हमने चेक किया। इसके बाद फर्दर DPO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक SP सिटी ने हमारी टीम बना दी जिस पे हमने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, और मुख्तलिफ़ जो कॉलेजेस हैं और उसके कॉलेज के गर्ल हॉस्टल हैं उनको चेक करवाया गया, सेफ सिटी कैमरों को चेक करवाया गया उनकी बाजियाबी के लिए। तो हमने पूरे पंजाब और इवन के क्वेटा तक इन बच्चियों की बाजियाबी के लिए हमने रेड भी किए हैं और इनको सर्चिंग के लिए मुख्तलिफ़ टीम ने हमारे यहाँ पूरे पंजाब में काम किया। ASP सिटी सरगोधा जो अनम शेर हैं उनके ऑफिस में मैं मौजूद हूं और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इतना बड़ा वाक़या पेश आया और इस कदर वाक़े के बाद पुलिस किस कदर मुतहर्रक हुई और उन्होंने इन तालबात की बाजियाबी के लिए, इसकी तलाश के लिए क्या इक़दामात किए और असल हक़ाइक़ क्या हैं। वो 2 सहेलियाँ दोस्त थीं, उनको पुरस्रार तौर पर गायब हो गई वो, तो इसमें सरगोधा पुलिस ने क्या काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये गुफ्तगू करने का मौका दिया। 2 अक्टूबर को ये एक वक़ूआ पेश आता है डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर पुलिस को ये ख़बर मिलती है। इनिशियल ख़बर जो चलाई जाती है वो ये होती है कि डिग्री कॉलेज से 4 लड़कियाँ जो हैं वो किडनैप कर ली गई हैं या वो मिसिंग हैं। ये ख़बर जब TV पर भी नशर होती है और जब पुलिस को भी पता लगता है तो ये काफ़ी ऐसी ख़बर थी जिसने पुलिस को भी ऑन टोज़ ले आई फ़ौरन, और सीनियर्स भी हमारे फ़ौरन एक्टिव हुए कि 4 बच्चियाँ जो कॉलेज आई हैं और उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुँची। तो ये किस किस्म का वक़ूआ है जो पेश आया। 11 साढ़े 11 बजे के करीब जो है ये हमें ख़बर मिलती है, पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है और वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर सबसे पहले जो है वो कॉलेज के कैमरा जांच चेक किए जाते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये असल में 4 लड़कियां नहीं 2 लड़कियां हैं जो कॉलेज से मिसिंग हुई हैं। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और वेरीफाई किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो बच्चियां अपने घर नहीं पहुंची। ये बच्चियां घर से सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो हैं वो अपनी फ़ीस जमा करवाने, जो कॉलेज की इनकी है एडमिशन फ़ीस, ये वो जमा करवाने के लिए निकलती हैं। जैसे ही हमें पता लगता है सबसे पहले तो जी लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम सबसे पहले FIR रजिस्टर करते हैं। दोनों बच्चियों की मिसिंग की अलग अलग FIRs रजिस्टर्ड होती हैं और ये FIR रजिस्टर की जाती हैं PS अर्बन एरिया में, क्योंकि ये कॉलेज जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। उसके बाद जी आसपास के, क्योंकि ये जो कॉलेज है अगर इसकी हम वो भी देखें कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कॉलेज जो जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर आसपास काफ़ी मार्केट्स हैं और ये एक काफ़ी बिजी जगह पर मौजूद है, जिससे एक हमें ये लीड मिलती है कि हम अपने CCTV कैमरास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेक कर सकते हैं। उसी दिन से हमारा ये कैमरास का जो है वो प्रोसेस चेकिंग का स्टार्ट होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमें कोई ना कोई लीड इस पे मिलती रहती है, वैसे वैसे हम इसको आगे जो है वो चलाते जाते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, किस कदर आप लोगों ने तालबात की बाजियाबी के लिए या उसकी तलाश के लिए मदद की और पुलिस को किस हद तक इसमें कामयाबी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये कि आज की तारीख़ में जब हम बैठ के बात कर रहे हैं 28 दिसंबर को, तो अल्लाह के बड़े करम से ये दोनों बच्चियां जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। तो इस चीज़ में हम ये तो कहते हैं कि ये कामयाबी हम हासिल कर चुके हैं कि बच्चियों को खैरियो आफ़ियत से हमने उनके वालिदैन के हवाले कर दिया है। अगर हम ये देखें कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमें कौन से मसाइल थे जो दरपेश हुए, वो सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश आया वो ये था कि बच्चियाँ
उनके पास कोई अपने मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। आजकल क्योंकि जी टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर हम सबसे पहले अगर किसी बंदे को हमने ट्रेस करना होता है तो हम कहते हैं जी उसकी फ़ोन की लोकेशन ले लें, CDRs अप्लाई करें, वो किसके साथ राब्ते में था, या कोई उसकी एक्टिव लोकेशन अभी उसका नंबर ऑन है, कोई एक्टिव लोकेशन आएगी तो उससे हमें पता लग जाएगा। इस केस में अगर हम ये देखें जो, और अगर मैं एक बड़ी इशू जो मैं कहूँ कि पुलिस को फेस करना पड़ा और मेरी टीम को, वो ये था कि इन बच्चियों के पास मोबाइल फ़ोन्स कुछ नहीं थे। जब हमने इनकी फैमिली को भी बुलाया और हमने उनसे भी पता किया तो उन्होंने कहा जी घर में क्योंकि किसी एक के 4-5 बहन भाई हैं, कोई 6-7 बहन भाई हैं, और फ़ोन जो है वो घर में ये लोग सारे कॉमन यूज़ करते थे बहन भाई, तो फ़ोन जो है वो बच्चियां घर पर छोड़ के चली गई हैं और अपना जितना उनका डाटा है, लाइक इफ़ दे आर टॉकिंग टू सम अदर फ्रेंड्स ऑफ देयर्स, तो वो अपना सारा डाटा जो है वो डिलीट करके गई हैं। ये एक कुछ हमारे थोड़े थोड़े इश्यूज़ थे जो पुलिस को फेस करने पड़े। इनका जो ये मैं कहूँगी जो हमें जो टेक्निकल हमारे इश्यूज़ थे वो ये कुछ हमें फेस करने पड़े इन बच्चियों की ट्रेसिंग में। तो आप समझती हैं कि सरगोदा पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिन्होंने मुलजमान को न सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि इन बच्चियों को भी खैरियत से उनके घरों तक पहुंचा दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें सबसे ज़्यादा हमारे अगर देखा जाए तो RPO से लेकर हमारे DPO साहब और हमारे SP इन्वेस्टिगेशन, हर जो टीम है, मैं यहाँ पे मेंशन करना इसको ज़रूरी समझती हूँ कि हमने एज ए टीम, एज ए यूनिट, सरगोदा पुलिस ने एज वन यूनिट इस पे काम किया। ये एक ऐसा केस था जिसको हर मीटिंग में भी और आई थिंक ऑन डेली बेसिस जिस पर हमारी जो भी प्रोग्रेस हो रही थी वो RPO ऑफिस भी भेजी जा रही थी, वो DPO ऑफिस भी भेजी जा रही थी। और इसमें हमारे जो हैं CPO लाहौर, वहाँ से भी हमें कॉल्स हुई क्योंकि ये एक जो मैटर है दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, बिकॉज एक तो बच्चियाँ हमारी मिसिंग हैं और अगर देखा जाए तो वो कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं जिनकी उम्रें 20 से ऊपर की भी नहीं हैं। तो सरगोदा पुलिस की मैं ये कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें जो कांस्टेबल लेवल से लेकर मेरी जो टीम में कांस्टेबल था, जिसमें लेडी कांस्टेबल भी एक थी, वहाँ से लेकर ऊपर RPO ऑफिस तक, आई थिंक ये पूरी एक टीम की मुश्तरका थी एफर्ट जिसमें अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की है। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मुख्तलिफ मगर चौंका देने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया। लाहौर में मासूम बच्ची का कत्ल, पेशावर में तालिब इल्म की पुरअसरार मौत और सरगोधा में तालिबात का अगवा। इंसाफ का हुसूल हर शहरी का हक है और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हमें अपने इर्द गिर्द के हालात पर नज़र रखनी होगी ताकि जुर्म और नाइंसाफ़ी का रास्ता रोका जा सके। जुर्म और सज़ा में आज के लिए बस इतना ही। पाकीज़ा ज़ाहिर और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।